हेलो दोस्तों। तो आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी ईएम वेव्स की। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम उठा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है एंड मेंस में 3 से 4 सवाल लगभग उसमें आते ही आते हैं एंड दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका यूज़ आपको ऑलमोस्ट ट्वेल्थ की हर फिजिक्स में मिलेगा लगभग लगभग। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो यार स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप शुरू करते हैं। हमारे पास टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा टारगेट चल रहा है जेई 2025 एंड द टॉपिक इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द टॉपिक्स व्हिच आर टू बी डिस्कवर्ड टुडे आर पहला है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो देखेंगे हम। फिर उसके बाद उसके हम देखेंगे करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट, किरचॉफ्स के दोनों लॉज, पावर इन सर्किट एंड आरसी सर्किट, और बीच बीच में जो हमारे पास बेसिक आता है रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद इंडक्टेंस, और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, अलग अलग तरीके से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, उनको भी सॉल्व करना हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स एक्चुअली, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री 1 एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री 2। तो ये हमारे पास आज का रहेगा टेबल ऑफ कंटेंट। सो लेट्स बिगिन। तो पहला हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सर ये इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? So basically, electric current is nothing but rate of flow of charge with respect to time. So it is rate of flow of charge with respect to time. मतलब वक्त के साथ साथ कितना चार्ज पर यूनिट टाइम जो फ्लो कर रहा है उसको हम बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। जरा ध्यान से समझ लो। मान लो मैं एक कंडक्टर बना रहा हूँ। ये कुछ ऐसे सिलेंड्रिकल कंडक्टर है मेरे पास, और मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मैंने इस तरह से इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज था V। इस कंडक्टर की लेंथ जो थी मेरे पास वो थी स्मॉल l, मान लो। तो इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। अब जरा देखना होगा क्या। मान लो ये है मेरे पास फ्रंट फेस, और अगर कंडक्टर है तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से थे मेरे पास, ऐसे। ये था मेरे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन जिसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मैंने ये दिखा दिया। अब देखना होगा क्या। मेरे पास वोल्टेज प्रेजेंट है, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में, कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, मेरे पास लेंथ है, तो डेल वी बाय डेल एल मेरे को क्या देता था? इलेक्ट्रिक फील्ड देता था। ऐसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। अब डेल वी बाय डेल एल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाली है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कहां से कहां तक होगी? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। मान लो उसका मैग्नीट्यूड था कितना? E। ये होगा। अब अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, तो वो चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगी Q इंटू ई। वो फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइड में लगेगा, माने जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऑपोजिट साइड हमारे पास नेट फोर्स लगने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो मेरे पास फोर्स किस तरह से लगेगा? कुछ इस तरह से मेरे पास फोर्स लगेगा। अब अगर फोर्स लगेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ भागना चाहेंगे, और सर्किट के अंदर कंप्लीट होगा वो ऐसे राउंड राउंड एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बनेगा। और उसी फ्लो को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। और हमें ये भी पता है कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है बाय साइन कन्वेंशन। ऐसा हमने छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, और इसका प्रूफ वगैरह भी हम देख चुके हैं 10th क्लास में। तो आई गेस वो कराने की जरूरत तो है ही नहीं। तो हमारे पास क्या हुआ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में निकालना चाहूँ अगर, मैं करंट की इक्वेशन बेसिकली डिराइव करना चाह रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी आई? V बाय एल, या डेल वी बाय डेल एल। अब इस केस में डेल वी वी है, और डेल एल चेंज इन लेंथ मैंने स्मॉल एल ही ले लिया। तो फोर्स ऑन कंडक्टर F कितना लगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लगा? E इंटू वी बाई एल। ये लगा मेरे पास फोर्स। अच्छा, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होता है? फोर्स बाय एम। फोर्स बाय मास, अगर इलेक्ट्रॉनिक मास में m ले लूं, तो मेरे पास जो नेट एक्सेलरेशन निकल के आया वो कितना आया? ev बाय m इंटू एल। अब जरा देखते हैं मेरे पास करंट क्या था। करंट मैंने क्या बोला था? करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, तो क्या हो जाएगा? ये डेल क्यू बाय डेल टी एवरेज करंट होगा, जो मैं एवरेज टाइम पीरियड के लिए निकालूंगा। और वहीं इंस्टेंटेनियस करंट जो मेरे पास हो जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस, दैट वुड बी इक्वल टू टी क्यू बाय डी टी।
ये होगा मेरे पास इंस्टैन्टेनियस करंट। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगा मेरे पास, एम्पियर्स। ये है इसका एसआई यूनिट। और डायमेंशन जो इसका होता है, दैट इज हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कैपिटल ए से। ये होता है मेरे पास डायमेंशन। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये है मेरे पास उसका यूनिट वगैरह। ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास करंट डेंसिटी, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज करंट डेंसिटी। इसको अगर मैं डिनोशन की बात करूं तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जे सिंबल से। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? करंट डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज करंट पासिंग पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। मतलब अगर मैं फिगर के अकॉर्डिंग बात करूं, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ आई पासिंग परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर टू पर यूनिट एरिया, एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब मैं इसको अगर एक फिगर से समझाना चाहूँ तो जरा ध्यान से देखना। मान लो ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जो मैंने इस तरह से बनाया है, और ये है मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर है, बेसिकली एक वायर ही है। इसके अंदर से करंट जा रहा था ऐसे। ठीक है, ये मैंने ले लिया मेरे पास, ये है मेरे पास एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये है मेरे पास शेडेड एरिया। मान लो ये शेडेड एरिया था मेरे पास डी, और करंट डेंसिटी जो होगी मेरे पास वो इसी डायरेक्शन में होगी, करंट की ही डायरेक्शन में, दैट इज जे वेक्टर। कुछ इस डायरेक्शन में, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही होगा। तो अगर मैं यहाँ से मैं इस इक्वेशन से ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। हालांकि 12th स्टैंडर्ड तक इट इज स्केलर क्वांटिटी ओनली, लेकिन होती टेंसर है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, करंट की यहां से वैल्यू निकालूं, I इज इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होती है मेरे पास करंट की वैल्यू। ये मेरे पास करंट की वैल्यू निकल कर आ गई कुछ इस तरह से। अब अगर किसी थीटा एंगल पे हो तो वो भी निकाल सकते हैं मेरे पास। अब मान लो मैं नेक्स्ट ही डायग्राम बनाता हूं, जैसे कि मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा। मैंने इनिशियली जो एरिया है उसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। मान लो इनिशियल था मेरा ये जो मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ, ये था मेरे पास इनिशियल करंट, मेरे पास जा रहा था ऐसे आई। मैंने क्या किया, इसकी जो एरिया है इसको मैं थीटा एंगल से रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ये है वो मेरे पास एंगल थीटा जिससे मैंने इसको रोटेट कर दिया। अब क्या हो गया, एरिया वेक्टर भी थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मेरे पास डीए वेक्टर, और ये था मेरे पास करंट डेंसिटी, तो हमेशा आई की डायरेक्शन में होता ही है। ये है मेरे पास जे वेक्टर। अब इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना हो गया, थीटा। अगर उसको थीटा डिग्री से रोटेट करा है तो टोटल थीटा डिग्री से ही रोटेट हो जाएगा। अब जो मेरे पास आई करंट की जो वो बनेगी, मैग्नीट्यूड आएगा, दैट इज नथिंग बट जी डॉट ए। हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, जी डॉट ए वेक्टर, तो वो कितना निकल के आएगा, जे ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारे पास थीटा एंगल उन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा, और जो हमारे पास करंट का मैग्नीट्यूड आएगा दैट वुड बी जे ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक के पे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस टॉपिक पे एक सवाल है मेरे पास, वो हम सवाल लगा लेते हैं। ये मेंस 2022 का एक सवाल था। क्या कह रहा है, जरा सवाल एक बार पढ़ते हैं कि द करंट डेंसिटी इन अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 4 मिलीमीटर इज 4 इंटू 10⁶, ठीक है, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। द करंट थ्रू द आउटर पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन रेडियल डिस्टेंसेज r/2 एंड r। अब देखना, मैं वायर का एक काम करता हूँ, मैं वायर का सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाता हूँ। देखना, मान लो ये था वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैं टॉप व्यू बना रहा हूँ। रेडियस r/2 वाला एक पॉइंट बनाऊंगा, और एक रेडियस, ये था मेरे पास रेडियस r/2 वाला सर्कल, और ये था इसका आउटर जिसमें रेडियस था मेरे पास कैपिटल R। ठीक है,
तो एक की करंट डेंसिटी तुमको दे रखी है और तुम्हें क्या बताना है कि r/2 से r का जो बीच का डिस्टेंस है, यानी ये वाला जो एरिया, ये जो शेडेड रीजन है, इसके अंदर से कितना करंट तुम्हारे पास फ्लो कर रहा होगा। तो अगर मैं पहले वाले सिनेरियो की बात करूं, पहले में तुमको करंट डेंसिटी दे रखी है J इज इक्वल टू आई बाय ए, ये तुम्हें दे रखा है। अगर मैं यहां से करंट की बात करूं तो करंट कितना हो जाएगा, J इंटू ए, J इंटू एरिया। ठीक है, अब J तो यूनिफॉर्म रहता है तुम्हारे पास, आई पर एरिया, करंट पासिंग परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया, J तो तुम्हारे पास यूनिफॉर्म रहेगा। तो अगर उसमें से मैं करंट निकालना चाहूं, उस सिर्फ इस वाले रीजन में, शेडेड रीजन में से अगर मैं करंट निकालना चाहूं, तो ये क्या हो जाएगा, J जो कि तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, इंटू बाहर वाला जो एरिया है। अब ये बाहर वाला एरिया कैसे निकालेंगे, वो निकलेगा तुम्हारे पास पाई आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर। इफेक्टिव एरिया तो यही होगा मेरे पास। जो शेडेड एरिया है उसकी अगर मैं बात करूं, तो शेडेड एरिया कितना निकल के आएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर। ये होगा मेरे पास इफेक्टिव एरिया। तो I इज इक्वल टू जे, जे कितना है, 4 × 10⁶। पाई को मैं ले लेता हूं बाहर। अब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4, दिस इज नथिंग बट 3r² by 4, 4 gets cancelled out. I is equals to pi, 3 pi actually, r square into 10⁶. I is equals to 3 pi into 10⁶. यहाँ पे r स्क्वायर की हम वैल्यू भी डाल देते हैं। कितना दे रखा है हमारे पास, 4 मिलीमीटर। अच्छा, 4 मिलीमीटर दे रखा है, हमें मीटर में रखना है ऐसा यूनिट। तो 4 मिलीमीटर यानी 4 का स्क्वायर इनटू में मिलीमीटर का स्क्वायर। अगर हम मिलीमीटर का स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो इट वुड बी 10⁻⁻⁶, क्योंकि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻³ मीटर, ये कन्वर्जन होता है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा। अब मेरे पास 10⁻⁶, 10⁻⁻⁶, ये हो गया मेरे पास कैंसिल आउट। 4 का स्क्वायर इज 16, 16 इंटू 3 इज 48, यानी दैट इज 48 पाई एम्पेयर। ये होगा मेरे पास करंट। अब हमें पाई अलग से दे रखा है, खाली वो यूनिट बताना है जो मेरे पास इंटीजर आएगा। तो करंट जो इंटीजर हम इसमें भरेंगे, एक्स की वैल्यू मान लो वो आ गई 48, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48। ये हमारे पास एक मेंस का छोटा सा सवाल था जो हमने देख लिया। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसके कंसेप्ट से हम करंट की इक्वेशन निकालना सीखेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैंने तुम्हें बताया कि हम जैसे ही कंडक्टर को किसी भी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है और उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से, और उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से करंट बनता है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से जो वेलोसिटी आ रही है, मूवमेंट हो रही है तो भाई ऑब्वियसली एक वेलोसिटी तो होगी। उस एवरेज वेलोसिटी से, जिस एवरेज वेलोसिटी से इस कंडक्टर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट, ये एक वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे हमारे पास कंडक्टर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और उस एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैं एक फिगर बना रहा हूं, उससे ध्यान से समझेंगे। वही शुरू में मैं जो कंडक्टर वाला फिगर बनाया था, मैं उसको दोबारा बनाता हूं और उससे समझते हैं। मान लो यही वो सिलेंड्रिकल कंडक्टर था, ये मेरे पास वो वायर है, मैं बस उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये है मेरे पास बैटरी, कांस्टेंट सोर्स बैटरी, जिसका वोल्टेज था V। ये है मेरे पास वो एरिया, और इसकी लेंथ मैंने ले ली थी कंडक्टर की स्मॉल l। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से, विच वाज माय E। और इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से हमारे पास क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो था मान लो F हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, हम यहाँ पे दो टर्म्स डिफाइन करेंगे। देखो, पहला तो मैंने बता दिया तुमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या था, ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिस एवरेज वेलोसिटी से कंडक्टर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। दूसरा हमारे पास जो टर्म आता है, इट इज माय रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, अब देखना, कंडक्टर के अंदर मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे।
अब ऐसा तो है नहीं कोई एक दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे पास मूव कर रहे होंगे, जिनकी वजह से करंट पॉसिबल हो पा रहा होगा, मूव करना, करंट बन पा रहा होगा। तो क्या हो रहा, ये अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है आपस में कोलाइड भी कर रहे होंगे भाई, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, आपस में कोलिजन तो हो गई। तो किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स, माने किन्हीं भी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जितना एवरेज टाइम बीत रहा है, सारे तो एक ही टाइम पे कोलाइड तो नहीं कर रहे होंगे, कोई मान लो T1 टाइम पे, T2 टाइम पे, T3 टाइम पे। तो किन्हीं भी दो कोलिजन्स, किन्हीं भी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो एवरेज टाइम बीत रहा है, यानी T1 प्लस T2 डॉट 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 अप टू Tn अपॉन n की वैल्यू जब हम निकालेंगे, उस वैल्यू को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं, तो किन्हीं भी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो एवरेज टाइम बीत रहा है, उस एवरेज टाइम को हम बोलते हैं हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम। ये एक छोटा सा टर्म है, जो शुरू में डिफाइन करना था उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, वो मैं भूल गया, तो मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया। और इस एवरेज टाइम को हम जो डिनोट करते हैं, वो डिनोट करते हैं टाउ से। ये वही वाला टाउ है जो हम टॉर्क के लिए नोटेशन यूज करते हैं क्लास 11th में, इसको हम बोलते हैं टाउ। टाउ का मतलब होता है क्या, रिलैक्सेशन टाइम। ये होता है मेरे पास रिलैक्सेशन टाइम, मतलब किन्हीं भी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जितना एवरेज टाइम बीतता है, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब जरा देखना, मैंने क्या किया था, मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन निकलवाई थी पीछे वाले पेज पे, देखना जरा ध्यान से। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन निकाली थी EV/ml। अब मैं क्या करूंगा, मैं वेलोसिटी निकालूंगा। मैं यहाँ पे निकालूंगा वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कितना आया था मेरे पास, EV/m×l। ये मेरे पास क्या आया था, एक्सेलरेशन। अब जरा देखना, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ। वी ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे पास कितना होगा, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इनटू एवरेज टाइम टाउ, जो रिलैक्सेशन टाइम था मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। भाई एवरेज टाइम है ना मेरे पास। एक्सेलरेशन मैंने कितना निकाला था, EV/ml। अगर मैं क्रॉस कर दूं इसको, dv को इधर रहने दो, टाइम को उधर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा a.dt। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो यही मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd इज इक्वल्स टू a। एक्सेलरेशन मैंने कितना दिया था, EV/ml। तो ये तो कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। भाई लेंथ कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, मास तो है ही कांस्टेंट। तो dt का इंटीग्रेशन जो एवरेज टाइम निकल के आया था, उसी एवरेज टाइम को मैंने बोल दिया था टाउ, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, टाउ। अब जरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को देखना, v/l चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, यही तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता था। तो इसको मैं क्या बोल दूं, E, कैपिटल E टाउ बाय m। यही होता है मेरे पास कितनी, ये है मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे एक और टर्म डिफाइन होती है जो अक्सर जेई में आती है, मेरे पास छोटा सा टर्म है, दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कुछ नहीं होता, मोबिलिटी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इसको इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में डाल दूं, तो ये आ जाता है मेरे पास ई टाउ बाय। एक छोटा सा फॉर्मूला है जो याद रखना है, जो कि तुम्हारे पास जेई में काफी बार आता है, तो इसीलिए मैंने बता भी दिया। ये है मेरे पास मोबिलिटी। अब आओ, करंट की इक्वेशन हम क्या करते हैं, करंट की इक्वेशन इसी टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं। की इक्वेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल इक्वेशन हम वो डिराइव कर लेते हैं। अब देखो, मैं फिर से वही बार बार एक ही डायग्राम बना रहा हूँ, मैं फिर से वही डायग्राम बनाता हूँ दोबारा से, कंडक्टर का डायग्राम। अब जरा देखना, अब मैं उसको थोड़ा सा छोटे फॉर्म में बनाऊंगा, मैं बैटरी वगैरह कुछ नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट ये समझना, ये मेरे पास वायर्स हैं जो कि जिनके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आ रहा है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें थी। अब जरा ध्यान से देखना, मेरे पास यहाँ पे एक जनरल टर्म आता है जो हम डिफाइन करते हैं, दैट इज नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात तो ये होता क्या है, दूसरा इसकी जरूरत क्यों पड़ी। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कुछ नहीं होता, इट इज, हम स्मॉल एन से इसे डिनोट करते हैं। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो हो गया फॉर्मूला दूसरा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब जरा ध्यान से समझना भाई, हमारी दुनिया में कितने सारे मटेरियल्स हैं जो कि कंडक्टर्स है, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हम किसी भी मटेरियल को दूसरे मटेरियल से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में डिफाइन करने लगे कि हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, तो फिर तो ये तो गलत बात हो जाएगी। क्योंकि मान लो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 ही होते हैं। अगर हम इसके आउटर शेल की बात करूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री 2। और अगर नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं मैं n-, तो इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मेरे पास। तो इस हिसाब से हम दो एलिमेंट्स के बीच में तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं पा रहे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि किसी किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में, दो कंडक्टर्स के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक नया जनरलाइज फॉर्मूला निकालते हैं, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट, फिक्स्ड और अलग अलग रहता है। कोई भी मटेरियल के नंबर डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकती। इसीलिए हमने क्या किया, ये वाला टर्म डिफाइन किया। अब मान लो इस मटेरियल की जो हमारे पास नंबर डेंसिटी है दैट इज स्मॉल एन। नंबर डेंसिटी हम कैरियर फ्री डेंसिटी भी करते हैं, मतलब उसके अंदर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट है। अब इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं बोल रहा हूं मेरे पास है कैपिटल ए, ठीक है। लेंथ था, टोटल लेंथ थी मेरे पास स्मॉल एल। जरा ध्यान से समझना, मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ने dt टाइम में dx डिस्टेंस मूव किया। ये था वो dx डिस्टेंस जो मेरे पास dt टाइम में मूव हुआ। ये था मेरे पास वो छोटा सा डिस्टेंस मेरे पास dx, ठीक है, dt टाइम के अंदर। तो मैं अगर इसके लिए करंट की वैल्यू निकालना चाहूं, करंट मेरे पास कितना आएगा, जरा ध्यान से सोचना। करंट की बेसिक डेफिनेशन क्या था? dq बाय dt। अब इस की बात करूं, यहां से करंट कितना हो जाएगा मेरे पास? करंट इज नथिंग बट dq बाय dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही था। इस छोटे यूनिट जो मैंने dx डिस्टेंस बनाया है, इस dx डिस्टेंस के अंदर इसका इससे एसोसिएटेड जो वॉल्यूम होगा dv, उस dv वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उस इनटू उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो वो हो जाएगा मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही होगा मेरे पास dq। और डिवाइडेड बाय dt कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? करंट निकल के आ जाएगा। तो आप वही करते हैं। तो नंबर डेंसिटी वो तो कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी इंटू डीवी कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या? टोटल इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस dx डिस्टेंस के अंदर, इनटू में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये हो गया मेरे पास टोटल चार्ज उस dx डिस्टेंस के लिए, डिवाइडेड बाय dt। यही क्या हो जाएगा मेरे पास? इलेक्ट्रिक करंट। अब जरा निकालते हैं इसको, dv को एक्सपैंड करते हैं, n इंटू ए ई इंटू डीवी। डीवी क्या है? वो छोटा सा वॉल्यूम। अब इस छोटे से वॉल्यूम को मैं ऐसे नहीं लिख सकता a इंटू डी एक्स भाई, ए बेस एरिया इंटू हाइट, यही तो होता है बेसिक वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास। बेस एरिया ए इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी टाइम। अब जरा ध्यान से देखना, एन इंटू ई इंटू ए डी एक्स बाई डी टी, यही तो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। भाई इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास किस एवरेज वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, वही तो मेरे पास क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मेरे पास जो करंट की इक्वेशन डिराइव होकर आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में, दैट इज आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो तुम, वी डी ई एन इंटू ए, आई इज इक्वल टू वी ना। मैंने अपने टाइम पे ऐसे याद किया था, तुम भी ऐसे ही याद कर सकते हो, ठीक है। या फिर तुम्हारे पास कोई और बेटर मेथड हो तो उससे भी याद कर सकते हो। तो ये हो जाएगा मेरे पास आई इज इक्वल टू वी ना, किस चीज की? करंट की। अब इसी करंट की इक्वेशन को जरा थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इस करंट की इक्वेशन को मैं पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ। जरा ध्यान से समझना, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने पीछे जो फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज कितना था हमारे पास? ई टाउ बाय एम, ई कैपिटल ई दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ डिवाइडेड बाय एम, ये हमने पढ़ा था। अब आओ जरा इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। एन ई स्क्वायर ए ई टाउ डिवाइडेड बाय एम। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन तो मुझे पता ही है कितना होता है सर, माइनस डीवी ओवर डी आर। ये होता है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस सरफेस के लिए बात करूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो E इज इक्वल टू वी बाई एल मेरे पास हो जाएगा। तो यहां से जो मेरे पास पोटेंशियल निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है? E इंटू एल। अब उसी चीज को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा,
जरा ध्यान से देखना कितना हो गया, एन ई स्क्वायर ए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पहले टाउ लिख लेते हैं, टाउ बाय एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वी बाय एल। अब इसको देखते हैं, एन ई स्क्वायर ए टाउ डिवाइडेड बाय एम इंटू एल। मैं ये सारे कांस्टेंट चीजों को अलग करके लिख रहा हूँ, वी को अलग करके लिख रहा हूँ। अब देखो, नंबर डेंसिटी मेरे पास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, एरिया ऑफ प्लेट चेंज नहीं कर सकते, जो तुम्हारे पास वायर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो चेंज नहीं कर सकते। टाउ मेरे पास रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहता है किसी भी मटेरियल के लिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है और लेंथ ऑफ मटेरियल कांस्टेंट है। मतलब ये जो पूरी चीज है, ये पूरी की पूरी चीज क्या है, कांस्टेंट है, बस मेरे पास वेरी कर रहा है क्या, वोल्टेज। अब I इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे नहीं लिखता था, सम कांस्टेंट टाइम्स, या फिर ऐसे लिख लो इसको कि I इज प्रोपोर्शनल टू V। और बात कहने भी सही है भाई, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो एंड ऑफ वायर के बीच में अप्लाई करोगे, उतना ही ज्यादा करंट बनेगा तुम्हारे पास। और जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाता हूँ और जब इक्वल का साइन लाता हूँ, तब मेरे पास एक कांस्टेंट आता है जो कि है मेरे पास एन ई स्क्वायर ए टाउ डिवाइडेड बाय एम एल, और इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर। इसी को हम बोलते हैं क्या, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यानी V इज इक्वल टू आई आर। मेरे पास एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, मैं यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और यही रेजिस्टेंस की जो मेरे पास वैल्यू होती है, वो होती है एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर ए इंटू टा। इसी को हम बोलते हैं हमारे पास क्या, ओम्स लॉ। यही है हमारे पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि I इज प्रोपोर्शनल टू V। मतलब जितना ज्यादा तुम पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो एंड के बीच में अप्लाई करोगे, किसी भी मटेरियल के बीच में जो कि कंडक्टिंग है, उतना ही ज्यादा मेरे पास करंट प्रोड्यूस होगा, और इसी को हम बोलते हैं क्या, अपना ओम्स लॉ। तो इसका ये मेरे पास ओम्स लॉ का जो कांस्टेंट आता है, मेरे पास ये रेजिस्टेंस आता है R, और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज, इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, R के अगर मैं यूनिट की बात करूं, तो ये होता है मेरे पास ओम्स। ये ओम्स में मेजर करा जाता है, साइंटिस्ट के नाम के पीछे ये रखा गया है हमारे पास। तो ये हो गया मेरे पास ओम्स लॉ। अब एक छोटी सी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस, जिसको हम बोलते हैं, जरा ध्यान से उस चीज को भी एक बारी हम देख लेते हैं। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, या इसी को बोलते हैं हम कंडक्टेंस। ठीक है, जी की जो वैल्यू आती है, अगर इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली आर इनवर्स होगा, यानी जी इज इक्वल्स टू 1/r। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, वो होता है मेरे पास एम एच ओ मो, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं ओम इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट जो तुम्हारे पास ओम है, उसी का इनवर्स कर देंगे तो मेरे पास कंडक्टेंस मिल जाएगा। अब क्योंकि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन रखते हैं, यानी G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जितना ज्यादा मटेरियल के अंदर रेजिस्टेंस होगा, उतनी ही उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। और ये तो बहुत लॉजिकल भी है भाई, जितना ज्यादा तुम रुकावट पैदा करोगे, करंट के फ्लो नहीं होने दोगे, करंट के फ्लो होने में रुकावट पैदा करोगे, उतनी ही ज्यादा कंडक्शन कम होगी, और जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा तुम्हारे पास, उतनी ज्यादा मटेरियल के अंदर कंडक्टेंस होगी। तो लॉजिकली भी सही है तुम्हारे पास ये। तो ये हो गया मेरे पास कंडक्टेंस। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट चीज पे, विच इज माय टेम्परेचर जब कांस्टेंट ना हो तो रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस कैसे होता है तुम्हारे पास। इफ टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट तो तुम्हारे पास क्या होता है, करंट और पोटेंशियल दोनों के दोनों वेरी करते हैं, और उनके बीच में एक ग्राफ बनता है, माने रेजिस्टेंस वेरी करता है। तो मैं अगर उसके ग्राफ की बात करूं, V वर्सेस I का मैं ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पे ऐसे करके। इस एक्सिस पे मैं यहाँ पे तुम्हारे पास रखूंगा वोल्टेज को, और इस एक्सिस पे मैं रखूंगा करंट को। अब ग्राफ जो बनता है ना मेरे पास, वो कुछ इस तरह का बनता है, ध्यान से देखना। पहले तो ग्राफ एक लीनियर रिलेशन रखेगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे, ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और अगर इसी पॉइंट से टेम्परेचर को घटाओगे तो ग्राफ इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और जो आइडियल केस हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर वाला, वो तो बिल्कुल सीधा ही निकल जाएगा। मतलब उसका जो ग्राफ बनेगा, वो कुछ इसी तरह से बनेगा, वो अपनी पैटर्न को फॉलो करेगा इस तरह से। ये है आइडियल ओम्स लॉ, मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ये तब जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो,
और ये तब जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के वेलोसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उनकी, वो एक दूसरे को हिट करेंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि देखो स्लोप, ग्राफ का स्लोप ऊपर बढ़ रहा है। उसी का उल्टा हो जाएगा तुम्हारे पास टेम्परेचर डिक्रीजिंग वाला केस हमारे पास। ठीक है, तो ये एक चीज थी, वो हमने समझ ली कि टेम्परेचर डिपेंडेंस हमारे पास कैसे होता है। अब आ जाओ, मैं एक काम करता हूँ, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस अब हम एक बार समझ लेते हैं, जो कि हमारे पास केमिस्ट्री में भी काम आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो किन्हीं भी, सॉरी एक सेकेंड, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, मैं बात यहाँ पे करूँ तो डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है हमारे पास, वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, रेजिस्टेंस जो होता है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के। तुम खुद लॉजिकली सोचना, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने में उतनी मुश्किलें पैदा होंगी, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा ही है, नंबर डेंसिटी तुम्हारे पास कांस्टेंट है, तो उसको उतना ही लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा अगर मैं बात करूं, रेजिस्टेंस जो होता है मेरे पास वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। तुम खुद सोचो, ऐसे है तुम्हारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का, मैं जितना एरिया तुम्हारे पास इंक्रीज करूंगा, इलेक्ट्रॉन को निकलने में उतनी ही आसानी होगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं एरिया बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे रेजिस्टेंस तुम्हारे पास डिक्रीज कर रहा है, मतलब वो उसके साथ एक इनवर्स रिलेशन रख रहा है। ठीक है, अब अगर मैं रेजिस्ट इसकी दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँ दोनों इक्वेशंस को, तो क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। मैं जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूँ, तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है विच इज नथिंग बाय माय रो। ये रो होता है हमारे पास रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये टोटली डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, जैसा जैसा तुम्हारे पास मटेरियल होगा वैसा वैसा तुम्हारे पास रेजिस्टिविटी होगी। अब ये रेजिस्टिविटी कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिंग भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन मटेरियल। जनरली कांस्टेंट पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि एडवांस्ड के जो कुछ सवाल होते हैं उसमें तुम्हारे पास रेजिस्टिविटी का फंक्शन बना के दे दिया जाता है, फिर उसके बाद तुम्हें टोटल रेजिस्टेंस करंट वगैरह पूछे जाते हैं। तो उस समय में जब हम टोटल करंट निकालने की बात करेंगे, तो हम रेजिस्टिविटी को वेरिएबल मान के चलेंगे, और वहां की उसे हमें इक्वेशन दे रखी होगी जिसे सॉल्व करके अपन निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। सही है, अब इसी स्लाइड को हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे बस एक लास्ट चीज जो हमें पढ़नी है रेजिस्टेंस की, वो है मेरे पास, हमारे पास क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे कि मैंने पहले बात करी थी कि भाई टेम्परेचर जो है तुम्हारे पास, रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस एक बार देख लेते हैं रेजिस्टेंस की। अगर मैं टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करूं, तो चेंज इन रेजिस्टेंस, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते या घटाते हैं, तो चेंज इन रेजिस्टेंस जो होता है वो मेरे पास इनिशियल वैल्यू आर आई के प्रोपोर्शनल होता है। तुम पहले ही रेजिस्टेंस जितना ज्यादा लेके चलोगे, मतलब पहले से उसमें बहुत ज्यादा रुकावट है, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज्यादा रुकावट बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, बेसिकली रुकावट। तो डेल्टा आर इन प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, इनिशियल रेजिस्टेंस के। दूसरी बात, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास किसके, डेल्टा टी के। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस के अंदर तुम्हारे पास क्या आएगा, चेंज आएगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो जरा ध्यान से देखना, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू आर इनिशियल टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। अब मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूँ, इक्वल का साइन लाऊंगा तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, जिसको हम बोलते हैं अल्फा आर आई इंटू डेल्टा टी। ये जो मेरे पास अल्फा होता है इसको हम बोलते हैं थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये अल्फा की जो वैल्यू होती है दैट इज, ये जो जिसको हम बोलते हैं, ये है मेरे पास थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ
रेजिस्टेंस, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आगे अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, फाइनल में मेरे पास क्या कर रहा हूं, मैं फाइनल वैल्यू निकालना चाह रहा हूं रेजिस्टेंस की। तो डेल्टा आर, चेंज इन रेजिस्टेंस क्या होगा, आर एफ माइनस आर आई, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, इज इक्वल्स टू अल्फा आर आई डॉट डेल्टा टी। अगर मैं यहाँ से फाइनल रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाता हूँ, अल्फा आर आई डेल्टा टी प्लस आर आई। अब यहाँ से आर आई कॉमन लूंगा तो फाइनल रेजिस्टेंस जो मेरे पास निकल के आता है, इट इज आर आई इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। ऐसा ही कुछ सिमिलर फॉर्मूला हमने उस थर्मल एक्सपेंशन में भी पढ़ा था, जब हम चेंज इन लेंथ, फाइनल लेंथ जब हम निकाल रहे होते हैं, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो उसके अंदर चेंज इन लेंथ निकाल रहे होते हैं, तो वो भी कुछ इसी तरह से निकल के आता है। जो मेरे पास एल फाइनल निकल के आती है वो आती है एल आई इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का सीन होता है। तो रेजिस्टेंस में भी हमारे पास यही फॉर्मूला निकल के आता है, जो कि बहुत ही आसान है एंड इजी टू रिमेम्बर है, क्योंकि हमारे हम सिलेबस में 2 बार ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, विच इज माय किरचॉफ्स लॉ। 2 लॉज यहाँ पे हमें पढ़ने हैं। दोनों लॉज के ऊपर हम जितने भी हमारे पास सर्किट्स बनेंगे, उन सारे सर्किट्स को हम सॉल्व करना यहाँ पे सीखेंगे। तो किरचॉफ्स के एक्चुअली 2 लॉज हैं। पहला है हमारे पास केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा है हमारे पास केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हमने सब पढ़ रखे हैं, बस एक बार वन शॉट में हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो फाइनली जरा एक बार ही देखना। पहला हम पढ़ते हैं अपने पास केसीएल। केसीएल क्या कहता है, इसके जो है तुम्हारे पास पहला 3 पोस्टुलेट्स पे ये बेस्ड है। पहला पोस्टुलेट जो है इसका वो कहता है कि ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहली बात। दूसरी बात, केसीएल का लॉ जो है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई सिग्मा आई नेट करंट एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। ये है तुम्हारे पास दूसरा लॉ। और तीसरा लॉ इसका साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ये किस तरह से, कि इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट जो तुम्हारे पास होता है इट इज नेगेटिव, एंड आउटगोइंग करंट, आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। इसका उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी वैलिड है, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हें साइन रिवर्स करना पड़ेगा, और बाकी सारी चीजें में जो तुम वैल्यूज निकालोगे सबके आंसर उल्टे आएंगे। दोनों कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली ये वाला प्रेफर करता हूँ, कैलकुलेट करना किसी भी सर्किट में। तो ये हमारे पास 3 लॉज हैं। अब जरा इस लॉ का फिजिकल मीनिंग समझते हैं, होता क्या है। मान लो मेरे पास ये वायर है, एक ये वायर है, और एक ये वायर है, और एक ये वायर है। तो यहाँ क्या हो गया, मेरे पास एक जंक्शन क्रिएट हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, पहला करंट तुम्हारा यहाँ से भेज रहा हूँ, ये है करंट I1। यहाँ से आया तुम्हारे पास करंट I2, यहाँ गया तुम्हारा करंट I3, और यहाँ करंट तुम्हारे पास करंट I4। तो केसीएल क्या कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है, किसी भी जंक्शन पे जो नेट करंट होगा, समेशन ऑफ नेट करंट दैट वुड बी इक्वल टू जीरो। अब जरा ध्यान से देखना, इनकमिंग करंट को क्या बोला था मैंने, नेगेटिव, मतलब -I1, मैं नेट करंट इज इक्वल टू जीरो लगा रहा हूं, प्लस -I2 आया, दोनों करंट्स आए, प्लस आउटगोइंग करंट, अब सारे आउटगोइंग करंट हैं, जंक्शन से दूर की तरफ जा रहे हैं, कितना, +I3, इनको पॉजिटिव लेना है क्योंकि थर्ड लॉ यही कहता है हमारे पास, +I4 बराबर 0। मतलब अगर मैं I3 प्लस I4 की वैल्यू निकालूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, I1 प्लस I2। ये है मेरे पास किरचॉफ्स का करंट लॉ, और लॉजिकली बिल्कुल सही है। जरा ध्यान से देखना, I2 और I1, इन दोनों करंट्स का जो सम होगा वो I4 प्लस I3 के बराबर ही तो होगा। जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। करंट कहीं सेव तो हो नहीं सकता या डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकता, क्योंकि करंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ
चार्ज फ्लो करेगा तो चार्ज कहीं रुक तो सकता नहीं, आएगा मतलब जाएगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कि जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा, मतलब जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। इसको हम बोलते हैं हमारे पास KCL, दैट इज किरचॉफ्स का करंट लॉ। दूसरा हमारे पास जो लॉ आता है, दूसरा हमारे पास लॉ होता है KVL, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब हम एक बारी उसको देखेंगे, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ क्या कहता है हमारे पास। के वी इंटू एल, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसी को हम बोलते हैं लूप लॉ। इसके भी तीन पॉस्टुलेट्स हैं जैसे उसके थे। पहला पॉस्टुलेट है कि इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज्ड लूप potential drop across each component, potential drop across each component, across each component sums out to be zero, sums out to be zero। अगर मैं इसके सम की बात करूं, जैसे इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना अगर चाहे, तो इक्वेशन के फॉर्म में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे करूंगा कि सिग्मा डेल्टा वी अक्रॉस ईच कंपोनेंट, हर कंपोनेंट में जो डेल्टा वी होगा किसी भी लूप के अंदर, वो होगा मेरे पास कितना, जीरो। और तीसरे पॉस्टुलेट की अगर मैं बात करूं तो ये बताता है किस बेसिस पे ये हमारे पास लॉ दिया गया है। तो ये है हमारे पास बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। अब जरा ध्यान से समझना, मैं इस लॉ का तुम्हें फिजिकल मीनिंग समझा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि वायर के अंदर करंट जाएगा KCL वगैरह के अंदर, तो अब KVL के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मान लो कुछ मेरे पास रेजिस्टर लगा रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं रेजिस्टर यूज कर रहा हूँ, बाद में कैपेसिटर वगैरह सारे तीनों कंपोनेंट जो हमारे पास इंडक्टर कैपेसिटर वगैरह सब आएंगे। जरा ध्यान से देखना। और ये मेरे पास एक ही बैटरी लेके चल रहा हूँ फिलहाल में, V, और ये है मेरे पास R1, ये है मेरे पास R2, ये है मेरे पास R3। तो ये कहता है कि किसी भी लूप के अंदर चाहे तुम साइक्लिक मूव करो या फिर ए साइक्लिक मूव करो, या तो क्लॉकवाइज मूव करो या एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते समय एक क्लोज लूप में हमेशा नेट पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा। ये कहता है मेरे पास क्या, हमारे पास KVL। मान लो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो आया V1, रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया V2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया V3। तो ये कहता है कि क्लोज साइक्लिक लूप में मतलब V प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 इन सब का सम मेरे पास कितना होगा, जीरो ही होगा। ये कहता है मेरे पास क्या, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब इसमें साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार तुम्हें साइन कन्वेंशन समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे हम ये करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अपना साइन कन्वेंशन। मैं एक बारी ये सब मिटा देता हूँ। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी आगे की फिजिक्स में काम ही आता रहेगा। हर जगह हम यही करेंगे, KVL वगैरह ही लगा रहे होंगे इक्वेशंस ड्राइव करने के लिए। तो उसके लिए हमें साइन कन्वेंशन सीखना बहुत जरूरी है। अब जो पहले तुमने क्या साइन कन्वेंशन पढ़ रखा है मुझे नहीं पता, मैं जो बता रहा हूँ उसे तुम लोग याद रखना, क्योंकि ये सबसे एफिशिएंट और सबसे आसान है। पहला साइन कन्वेंशन है तुम्हारे पास बैटरी का। बैटरी मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। मान लो ये मेरे पास बैटरी है और इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास। पहला, या तो मैं क्लॉकवाइज मूव करूं, लूप में इस तरह से मूव कर रहा हूं, या फिर मैं लूप में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, मतलब इस तरह से मूव कर रहा हूं। तो तुम्हारे पास जो बैटरी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट है, मतलब कि करंट किस जगह पे फ्लो कर रहा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता। लूप में अगर तुम प्लेट की नेगेटिव साइड से बाहर निकल रहे हो तो बैटरी का पोटेंशियल तुम -V काउंट करके चलोगे लूप के अंदर। मतलब मान लो तुम लूप में क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, तुम ऐसे इस तरफ से मूव कर रहे हो, तो तुम क्या हुआ, ऐसे जब चले तो क्या हुआ, तुम नेगेटिव प्लेट से बाहर निकले।
अगर नेगेटिव प्लेट से बाहर निकले मतलब इस बैटरी का पोटेंशियल माइनस वी काउंट करके चलोगे। उसी का उल्टा अगर एंटी क्लॉकवाइज तुम लूप में मूव कर रहे हो और बैटरी की तुम ऐसी उससे बाहर निकले, ऐसी प्लेट से बाहर निकले जो कि पॉजिटिव है, तो बैटरी का पोटेंशियल तुम प्लस वी काउंट करके चलोगे एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट कहाँ फ्लो कर रहा है हमें इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। ये है तुम्हारे पास बैटरी का साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब आओ दूसरे पे अगर हम आ जाए, दूसरे साइन कन्वेंशन की हम बात करें, तो दूसरा साइन कन्वेंशन है हमारे पास किस चीज का? हमारे पास रेजिस्टर का। ये है मेरे पास दूसरा साइन कन्वेंशन। काम करता हूँ इसी की कॉपीज बना लेता हूँ दो तीन। ये है मेरे पास दूसरा साइन कन्वेंशन रेजिस्टर का। आ जाओ, अगर रेजिस्टर में ये डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। मान लो ये है रेजिस्टेंस और करंट मेरे पास इधर फ्लो कर रहा है। अगर लूप में दो फिर से दो कंडीशन आएंगी कि लूप में या तो तुम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो या फिर लूप में तुम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। तो क्या होगा अगर तुम करंट की डायरेक्शन में जाते समय लूप में मूव कर रहे हो, मतलब लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन एक ही है, तब रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुम माइनस आई आर लेके चलोगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए करंट की जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस तुम्हारे पास एक पोटेंशियल का ड्रॉप लेकर आएगा। भाई करंट का मतलब V इज इक्वल टू आई आर से रेजिस्टर तुम्हारे पास एक पोटेंशियल का ड्रॉप लेकर आ रहा है। ओम्स लॉ का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं मतलब करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। करंट उधर गया उसने पोटेंशियल ड्रॉप ला दिया, मतलब ड्रॉप आया मतलब कुछ कमी हुई, उस कमी की वजह से हम क्या लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं अगर हम उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो। लेकिन अगर उसके उल्टे डायरेक्शन में मूव करें तो यही हम लगा देंगे कितना, प्लस आई इंटू आर। कन्वेंशन है वो है हमारे पास कैपेसिटर का। कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटर के अंदर दो प्लेट्स होते हैं, एक है पॉजिटिवली चार्ज दूसरी है नेगेटिवली चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करें तो दोनों प्लेट्स पे सेम ही होता है। अब होगा क्या अगर लूप में तुम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो और तुम निकले कहां, कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से, तो Q इज इक्वल टू CV से अगर मैं V की बात करूं ये होता है Q बाय C। तो होगा क्या, कैपेसिटर की अगर तुम नेगेटिव प्लेट से बाहर हो रहे हो मूव करते समय लूप के अंदर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप निकल के आता है वो आता है माइनस क्यू बाय सी। इसी का उल्टा लूप में एंटी क्लॉकवाइज या कैसे भी मूव कर रहे हो, अगर तुम पॉजिटिव प्लेट से बाहर निकल रहे हो ना, तब उसके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है वो आता है प्लस क्यू डिवाइडेड बाय सी। ये बिल्कुल बैटरी की तरह होता है, जैसे बैटरी की हम नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो माइनस वी आता है और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो प्लस वी आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये एक हमारे पास चीज रहती है। ठीक है, ये तो हमारे पास सारे साइन कन्वेंशन की बात हो चुकी है। अब मैं एक छोटी सी चीज है वो है हमारे पास अपना व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज को हमें पढ़ना है, तो एक बारी फटाफट से जरा इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, बस और कुछ नहीं करना हमें। होता है हमारे पास, हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज हमारे पास कुछ इस तरह से दिखता है। ये होता है हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, देख सकते हो तुम एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, बीच में R5 जो रेजिस्टेंस है। अब हमारे हमें सिर्फ एक बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज बन रही है। तो होता क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन के अंदर R5 के थ्रू जो होता है करंट वो जीरो हो जाता है। अगर मैं बैलेंस्ड कंडीशन की बात करूं तो करंट थ्रू R5 यानी आई R5 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है मेरे पास जीरो। अच्छा, अगर इसके अक्रॉस करंट ही जीरो हो गया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा। मतलब ये रेजिस्टर लगाओ ना लगाओ एक बात एकदम बराबर है। तो होता क्या है, इसकी जो कंडीशन निकल कर आती है, जिस कंडीशन पे ये बेस्ड होता है, तो ये कंडीशन मेरे पास निकल के आती है कि हमारे पास R1 इंटू R3 बराबर R2 इंटू R4 हो जाता है। मतलब आमने सामने वाले रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अगर इक्वल हो गया तब हम बोलेंगे कि हमारे पास जो व्हीट स्टोन है वो बैलेंस कंडीशन में है और R5 के अंदर से करंट जीरो होगा। अब R5 इक्वेशन सर्किट में कैसे सॉल्व करोगे, R5 के को हटा दोगे तो R1 R2 तुम्हारे पास पैरेलल में हो जाएंगे, R4 R3 पैरेलल में हो जाएंगे, फिर सीरीज में हो जाएंगे, फिर उन दोनों को कनेक्ट कर देना। ऐसे करके हमारे पास जो सीरीज और पैरेलल वाला होता है उससे करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, सीरीज और पैरेलल वाला आई गेस बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने बचपन में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि सीरीज में अगर रेजिस्टर होते हैं
तो उनको डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 अप टू Rn करके ऐड कर देते हैं, और पैरेलल में होते हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 1/Rn को हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट के बराबर कर देते हैं। ऐसे करके ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने बताया भी नहीं, कि बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है और जनरली सबको याद ही रहता है, तो बताने की जरूरत इसमें है नहीं। और दूसरा इसमें आता है कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स तुम्हें कैपेसिटर्स के ही मदद से सॉल्व करना है। मतलब कैपेसिटर्स में जो रूल तुमने पढ़ा होगा, कि जब तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर आ जाए और उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट बना के दे दिया जाए, तो वो कैपेसिटर्स वाले रूल से ही सॉल्व हो जाता है। मतलब वो जो हमने रूल पढ़ा है उसी से सॉल्व वो तुम्हारे पास हो जाएगा, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। बाकी सीरीज और पैरेलल तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पावर इनफ सर्किट। उससे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल हीटिंग जो हमारे पास होती है, एनर्जी कितनी डिसिपेट होती है, क्योंकि एनर्जी का रेट DE/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है हमारे पास पावर। तो सबसे पहले हमें बात करनी है एनर्जी के बाद जो हमारे पास कहाँ से आएगी, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है हमारे पास, किसी भी वायर के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर जब उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा होता है। तो मान लो ये है मेरे पास कंडक्टर, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो आपस में टकराएंगे, उन टकराने की वजह से जो लॉस ऑफ एनर्जी मेरे पास क्रिएट होगा, भाई सबके पास काइनेटिक एनर्जी है, सब दौड़ रहे हैं, तो टकराएंगे आपस में। तो टकराने की वजह से जो लॉस ऑफ एनर्जी क्रिएट होगा वो मेरे पास वायर के अंदर से बाहर निकलता है हीट के फॉर्म में। और उस हीट का जो मेरे पास जनरल फॉर्मूला निकल के आता है, वो हीट होता है हमारे पास I² × R × T। यहाँ पे I है करंट, R है रेजिस्टेंस, और T है तुम्हारे पास कितने समय के लिए तुमने करंट को पास किया था, या कितने समय के लिए तुमने स्विच ऑन करा था जिसकी वजह से सर्किट ऑन हुआ और करंट फ्लो करा। अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर से I इज इक्वल टू V/R लिखूं, और इस करंट की जगह V/R डाल दूं, तो मेरे पास अब जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा V²/R इंटू टी। और अगर मैं करंट और वोल्टेज के टर्म्स में चाहूँ तो ये बन जाएगा V × I × T। कुछ नहीं करना, आपस में सबको इंटरचेंज करना है और तुम्हारे पास वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। अब जो तुम्हारे पास पावर है, पावर का जनरल फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया था, कि पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। DE/dt हमने क्लास 11th में भी ये चीज पढ़ी थी। तो मैं क्या करता हूँ, पावर का अब इनके टर्म्स में फॉर्मूला निकालता हूँ। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सबसे टाइम 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 एलिमिनेट कर दूं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो पावर के जो जनरल फॉर्मूले निकल के आ गए वो आ गए I²R V²/R, या फिर V ये होता है तुम्हारे पास पावर इन एनी सर्किट। जो हमारे पास मेंस में आया था, मेंस 2022 का एक सवाल है, वो जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। A resistor develops 300 joule of thermal energy in what 15 seconds when a current of 2 ampere is passed through it। मतलब हीट जो मेरे पास दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 300 जूल्स। टाइम दे रखा है मेरे पास कितना, 15 सेकेंड्स। और करंट दे रखा है मेरे पास कितना, 2 एम्पेयर्स। ठीक है, 2 amperes। अब कह रहा है कि if current increases to 3 ampere the energy developed in 10 seconds is। अच्छा, करंट का फॉर्मूला जो मैं हीट का हमने जनरल फॉर्मूला जो पढ़ा था वो पढ़ा था I²RT V²/RT, या फिर VI × T। अब मेरे पास जो चीज कांस्टेंट रह रही है सर्किट के अंदर, वो कांस्टेंट है मेरे पास रेजिस्टेंस। मतलब अगर मैं बात करूं H इज प्रोपोर्शनल टू I² × T, ऐसा हो रहा है, क्योंकि करंट, हीट और टाइम ही हमें गिवन है, तो हमने उन्हीं दोनों के टर्म्स में निकाल लिया। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं H1/H2, हीट 1/हीट 2, ये क्या हो जाएगा, I1² डिवाइडेड बाय I2² इंटू T1 अपॉन T2। हीट वन जो मुझे गिवन है वो कितना गिवन है, 300 जूल डिवाइडेड बाय हीट 2 हमें निकालना है। उस टाइम पे करंट जब हीट 300 जूल प्रोड्यूस हो रही थी, तब था मेरे पास 2 एम्पेयर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय I2² जो तीसरा वाला करंट है, दूसरा वाला वो कितना है 9। मतलब आई स्क्वायर कर देंगे ना, 3 का स्क्वायर 9 इंटू T1/T2। पहला समय 15 सेकेंड्स और दूसरे 10 सेकेंड। अब आओ इसे सॉल्व करते हैं। 3 5 जा 5, 2 जा 2, हमारे पास 2 टाइम्स। तो यहाँ पे H2 जो मेरे पास निकल के आया वो कितना निकल के आया, 3/2 इंटू 300, 2 150 टाइम्स
तो ये निकल के आया मेरे पास कितना, 450 जूल्स। ये मेरे पास इतनी हीट प्रोड्यूस होगी उसी सेम सर्किट में 10 सेकंड के अंदर, अगर 3 एम्पेयर का करंट हमारे पास पास होता है तो। अब आ जाते हैं मेरे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज आरसी सर्किट्स। आरसी सर्किट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वगैरह भी बहुत सारे बनते हैं। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरसी सर्किट का एप्लीकेशन जनरल सर्किट्स के अंदर, मतलब जब हम आगे जाके कॉम्प्लेक्स सर्किट्स इंडक्टर वगैरह के साथ सॉल्व करेंगे तब हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जनरली सर्किट्स में भी हमारे पास आरसी सर्किट का एप्लीकेशन आ ही जाता है। इसके बहुत सारे सवाल बनते हैं मेंस में, तो हम देख लेते हैं। तो इसके आरसी सर्किट के हमारे पास दो केस बनते हैं, पहला चार्जिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विद रेजिस्टेंस, या फिर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विद रेजिस्टेंस। तो पहला केस हमें पढ़ना है चार्जिंग का। तो पहले मैं सर्किट बना लूं। अगर मैं सर्किट की बात करूं तो सर्किट तुम्हारे पास कुछ इस तरह से दिखता है कि पहला तुम्हारे पास एक कैपेसिटर लगा होगा, साथ में सीरीज में एक रेजिस्टर लगा होगा, और उसी के साथ सीरीज में मैंने एक बैटरी लगा दी कुछ इस तरह से, V वोल्ट की मान लो, V वोल्ट की। यहाँ है रेजिस्टेंस R, कैपेसिटेंस है तुम्हारे पास C। मान लो अगर जब हम इसे पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट करा है बैटरी को, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसको नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट करा है तो इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज हमारे पास ऐसे आ जाएगा। करंट की बात करूं तो पॉजिटिव प्लेट से निकलेगा इस तरफ और सर्किट में इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब हमें कैपेसिटर के ऊपर इंस्टेंटेनियस चार्ज की इक्वेशन निकालनी है। अब हमारे पास केवीएल का लॉ लगाएंगे। तो केवीएल का पहला एप्लीकेशन यहाँ आ जाता है हमारे पास। किसी भी लूप में मान लो मैं साइक्लिक साइक्लिक ऑर्डर में लेके चल रहा हूँ, मतलब क्लॉकवाइज ऑर्डर में लेके चल रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकले कितना पोटेंशियल आया मेरे पास, V। नेट पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, मतलब हर कंपोनेंट के थ्रू, प्लस V, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से बाहर निकलेंगे, जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या फिर जिस वोल्टेज का ड्रॉप आएगा वो वोल्टेज कितना रहेगा, -Q/C। और वो क्यों होगा मेरे पास, उस इंस्टेंट का चार्ज जिस इंस्टेंट पे हमने बैटरी को लगा रखा है, और हमारे पास हम डेल्टा V की इक्वेशन लिख रहे हैं। करंट अगर I फ्लो करा था, करंट अगर I फ्लो कर रहा था और हम करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और लूप में हम इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, -I/R, और नेट डेल्टा V कितना होता है, 0 होता है हमारे पास। तो V CV minus Q/C is equals to I into R। ये क्या हो जाएगा, CV minus Q divided by RC is equals to I। अब I को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, dQ/dt, रेट ऑफ चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। क्या होगा, CV minus Q divided by RC is equals to dQ/dt। अब मैं क्या करता हूँ, इस dt को उधर क्रॉस कर देता हूँ, q को इधर ले आता हूँ, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने पढ़ रखी हैं। dt डिवाइडेड बाय rc इज इक्वल्स टू dq डिवाइडेड बाय cv माइनस q। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स लगाएंगे। जब टाइम की वैल्यू जीरो थी, कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, मतलब जो इनिशियल चार्ज कैपेसिटर के ऊपर प्रेजेंट था वो था कितना, जीरो। किसी भी जनरल टाइम t पे हमें क्या निकालना है, कैपेसिटर के ऊपर इंस्टेंटेनियस चार्ज कितना स्टोर्ड है वो हमें निकालना है। इंटीग्रेट करेंगे, dt का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा t/rc, और लिमिट्स लगाएंगे तो वो भी t/rc ही निकल के आएगा, क्योंकि नेक्स्ट लिमिट जो तुम्हारे पास लोअर लिमिट है वो जीरो है। इज इक्वल्स टू, इसका कितना हो जाएगा, ln cv माइनस क्यू। इसका इंटीग्रेशन तो यही होगा भाई, 1/x का इंटीग्रेशन तो यही होता है, साथ में उसके साइन से और डिवाइड करेंगे, यानी -1 से और डिवाइड करेंगे, और लिमिट लगानी है हमारे पास 0 से लेकर q तक। अब ये कितना हो जाएगा, -1 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, -t/rc इज इक्वल्स टू, क्यू रखेंगे पहली लिमिट तो ये कितना हो जाएगी, ln cv माइनस क्यू माइनस ऑफ ln cv, क्योंकि क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a/b। तो उसी से अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ से, कितना हो जाएगा, -t/rc इज इक्वल्स टू ln cv माइनस क्यू डिवाइडेड बाय cv। अब इंस्टेंटेनियस चार्ज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे पास यहाँ पे
इधर से मैं पहले खाली पेज उठा लेता हूँ। मैं एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास खाली पेज शिफ्ट कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ पे मेरे पास खाली पेज आ गया। अब मैं एक सेकेंड, यहाँ पे एल एन क्या इक्वेशन बनी थी हमारे पास, माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू एल एन सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी वी। अब क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे क्योंकि इंस्टांटेनियस चार्ज की इक्वेशन हम निकालनी है। एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी बन जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, और उधर से एल एन हट जाएगा, कितना बचा, सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी वी। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना बनेगा, वन माइनस क्यू बाय सी बी, दोनों को अपना अपना डिनोमिनेटर दे दिया, ये हो गया ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय आर सी। और अगर मैं क्यू बाय सी वी की बात करूं तो क्यू बाय सी वी कितना बन जाएगा, वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी, या फिर इंस्टेंटेनियस चार्ज जो मेरे पास बन गया वो बन गया सी वी इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ये है मेरे पास कैपेसिटर के ऊपर किसी भी जनरल टाइम टी पे स्टोर्ड इंस्टेंटेनियस चार्ज। ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस चार्ज की इक्वेशन निकल कर आ गई। पढ़ लिया पहला, तो दूसरा केस हमें पढ़ना है डिस्चार्जिंग का। डिस्चार्जिंग का मतलब ये है कि मतलब कैपेसिटर इनिशियली चार्ज होगा, फिर उसके बाद हम उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं एक रेजिस्टर लगा के, क्योंकि पहले वो एक पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट करेगा वो धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर खाएगा, तो मतलब वो कैपेसिटर क्या होगा, हमारे पास डिस्चार्ज होगा। तो अगर मैं क्लॉकवाइज, मैं पहले केस में हमने एंटी क्लॉकवाइज यूज करा था, अब की बार हम एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, पहले क्लॉकवाइज यूज करा था। तो इस सेंस में मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और करंट ऐसे फ्लो करेगा ही क्योंकि पॉजिटिव प्लेट से ऐसे निकलेगा और ऐसे की तरफ हमारे पास करंट फ्लो करेगा। तो आओ जरा देखते हैं। रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल, वही सेम केवीएल लगाएंगे, डेल्टा वी बराबर जीरो, मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा करंट की डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो कितना आएगा, माइनस आई इंटू आर माइनस ऑफ क्यू बाई सी। अब माइनस ऑफ क्यू बाई सी क्योंकि जैसे ही हम इस तरफ आए तो हम क्या करें, कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट की तरफ आए, तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा में कितना आएगा, माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू जीरो। अब माइनस आई इंटू आर इज इक्वल्स टू क्यू ओवर सी, तो आई इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाय आर सी या सी आर, ऐसे करके हम लिखेंगे। अब करंट को हम लिख सकते हैं कितना, डी क्यू बाई डी टी, सेम वैसे ही जैसे पहले करा था चार्जिंग के केस में, तो माइनस क्यू बाय आर सी। अब dq को इधर, q को इधर ले आता हूँ और dt को उधर भेज देता हूँ, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रखी हैं, कोई डाउट नहीं है, इंटीग्रेट कर देंगे। जब टाइम की वैल्यू जीरो थी, कैपेसिटर इनिशियली फुली चार्ज था, मतलब उस पे सारा चार्ज था, तो मान लेते हैं वो सारा चार्ज था q। किसी भी टाइम t पर जाने में हमें कैपेसिटर के ऊपर चार्ज निकालना है q फाइनल, ठीक है। ये था q इनिशियल, वो था q फाइनल, तो ये कितना हो जाएगा एल एन, या फिर एक काम करते हैं ना, फाइनल चार्ज तो हमारे पास क्यू फाइनल, चलो ठीक है ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एल एन क्यू लिमिट्स हमारे पास क्यू इनिशियल, ये है मेरे पास क्यू फाइनल इज इक्वल्स टू माइनस टी डिवाइडेड बाय आर इंटू सी। तो ये कितना हो जाएगा, एल एन क्यू एफ बाई क्यू आई, क्योंकि एल एन ए माइनस एल एन बी की प्रॉपर्टी लगाएंगे, एल एन ए बाई बी होता है, कितना है माइनस टी बाय आर सी। अब निकालते हैं हम क्या, यहाँ से एंटी लॉग लेंगे, तो क्यू एफ डिवाइडेड बाई क्यू आई, मतलब फाइनल चार्ज डिवाइडेड बाई इनिशियल चार्ज इज इक्वल्स टू माइनस नहीं, ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। तो क्यू एफ फाइनल चार्ज जो तुम्हारे पास निकल के आया वो आया इनिशियल चार्ज इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। और इनिशियल चार्ज जस्ट अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो फाइनल चार्ज स्टोर हो जाता है हमारे पास, जब मान लो टाइम की वैल्यू अगर मैं इसमें इन्फिनिटी डाल दूं, मतलब इनफाइनाइट टाइम बार तुम्हारे पास चार्ज निकाल रहे हैं, मतलब फाइनल चार्ज तो निकलेगा, तो Q इज इक्वल टू सी वी इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब Q इज इक्वल टू सी वी तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा। मतलब फाइनल चार्ज कितना आ गया तुम्हारे पास, C इंटू वी। अब अगर मैं फाइनल चार्ज की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारे पास डाल दूं, फाइनल चार्ज की वैल्यू सी वी अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, तो इनिशियल चार्ज थी, तो क्यू फाइनल निकल के आएगा सी इंटू वी इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ये आया तुम्हारे पास क्या, फाइनल चार्ज।
फाइनल चार्ज की इक्वेशन मेरे पास डिराइव करना है। अच्छा, इस क्यू फाइनल चार्ज को अगर टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट मारूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उस इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा। तो डी क्यू बाई डी टी करने के बाद जो मेरे पास इंस्टेंटेनियस करंट जो मेरे पास निकल कर आता है, वो करंट मेरे पास निकल के आता है I इज इक्वल टू माइनस वी बाई आर। इसको डिफरेंशिएट करके तुम देख लेना, ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। ये आता है मेरे पास इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, अब इस करंट की जरा मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, और उस केस से भी अगर देखोगे तुम चार्जिंग वाले केस में वहां भी डिफरेंशिएट मारोगे तो भी करंट इतना ही आता है। ठीक है, अब इस करंट की जरा मैं एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, चार्जिंग का केस हो चाहे डिस्चार्जिंग का केस हो। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे टाइम की वैल्यू जीरो डालता हूँ, टी की वैल्यू अगर मैं जीरो डालूं, तो करंट देखो मेरे पास कितना निकल कर आ रहा है। करंट इज इक्वल टू माइनस वी बाई आर निकल कर आ रहा है मेरे पास। और अगर टाइम की वैल्यू मैं इंफिनिटी डालूं तो करंट की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, जीरो। मतलब इनिशियली जैसे ही टाइम की वैल्यू जीरो हो रही है तुम्हारे पास, कैपेसिटर क्या कह रहा है, अपने फुल पोटेंशियल से करंट को पास होने दे रहा है। लेकिन जैसे ही टाइम की वैल्यू इंफिनिटी हो रही है, कैपेसिटर के अंदर से करंट क्या हो जा रहा है, जीरो हो रहा है। मतलब इनिशियली जब टाइम की वैल्यू जीरो थी, कैपेसिटर एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव कर रहा है, एक स्ट्रेट वायर की तरह। वहीं जैसे ही करंट की वैल्यू तुम्हारे पास जीरो हो रही है, मतलब टाइम की वैल्यू इंफिनिटी हो रही है, कैपेसिटर तुम्हारे पास एक ब्रोकन वायर की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब उसके अंदर से कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। पहले स्ट्रेट वायर, फिर उसके बाद ब्रोकन वायर। अब क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक टर्म यूज होगा, वो बोलेगा कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज, और जैसे ही टी इज इक्वल टू जीरो होगा, तुम्हारे पास सीधा तुम कैपेसिटर को अपने पास एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देना क्वेश्चन के अंदर, अगर सर्किट गिवन है तो। और अगर बोले आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब वेरी लॉन्ग का मतलब हम इन्फिनिटी मान के चलेंगे, तो तुम्हारे पास कैपेसिटर एक ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करेगा। मतलब जहां जहां कैपेसिटर लगा होगा उस वायर को ही तोड़ देना, उस वायर को तोड़ देना, और उसके अक्रॉस पे तुम पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह निकाल सकते हो। या इसी स्टेट को जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है, जब टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी डालते हैं और तुम्हारे पास कैपेसिटर ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता है, इसी स्टेट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्वेश्चन फ्रेमिंग जब करते हैं तो वहां पे एक और यही टर्म यूज होता है, स्टेडी स्टेट बोल देगा, या बोल देगा कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, ऐसे कर, या बोल देगा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तब इसी केस की वो तुम्हारे पास बात कर रहा होगा। और अगर वो बोलते इनिशियली, इनिशियली मतलब टाइम की वैल्यू जीरो डाल देना, और कैपेसिटर तुम्हारे पास एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा, और बस। ये तुम्हारे पास एनालिसिस है किस चीज की, कैपेसिटर की। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज्ञान पॉइंट में मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, ये ज्ञान पॉइंट है। इनिशियली अगर कैपेसिटर अनचार्ज है, फिर उसके बाद मैंने उसकी एनालिसिस तुम्हारे पास करके दिखाई है। टाइम की वैल्यू जीरो डालोगे, मतलब इनिशियली अनचार्ज बोलेगा तो कैपेसिटर को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो। टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी बोलेगा, या बोलेगा स्टेडी स्टेट, या बोलेगा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो कैपेसिटर को एक ब्रोकन वायर से रिप्लेस कर दो, और बस। ये हुई तुम्हारे के पास कैपेसिटर की एनालिसिस खत्म, और आरसी सर्किट्स खत्म, और हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप चैप्टर बहुत समझ में आया होगा। अब तुम किसी भी तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर के बेसिस पे लगा सकते हो। मैंने एक चीज यहाँ पे नहीं पढ़ाई, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, मतलब जो तुम्हारे पास सर्किट्स बनते हैं जिसमें सीरीज पैरेलल वगैरह देखना होता है, और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स सॉल्व करने होते हैं, वो तुम्हारे पास जो है वो कैपेसिटर्स में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, कैपेसिटर तुमने पढ़ा है, वहाँ पे जो कैपेसिटर के लिए जो लॉज यूज होते हैं, वही तुम्हारे पास रजिस्टर के लिए यूज होते हैं। मतलब वही तुम्हारे पास POS 1, प्लेन ऑफ सिमेट्री 1, प्लेन ऑफ सिमेट्री 2। प्लेन ऑफ सिमेट्री 1 मतलब अगर ए और बी के अक्रॉस रजिस्टर निकालना, और यही प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो क्या रूल्स होते हैं। फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री 2 होती है कि ए और बी के अक्रॉस रजिस्टर निकालना, प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हारे पास उसके परपेंडिकुलर बन रही है, तो क्या रूल्स होते हैं। वो सारे के सारे रूल्स हम कैपेसिटर्स में पढ़ते ही हैं, तो वही रूल्स हमारे पास यहाँ पे अप्लाई होंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। बाय बाय।